नमस्कार। अब बात करेंगे एक ऐसी बीमारी जो बहुत कॉमन है, जिसका नाम है आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये कॉमन प्रॉब्लम है जो पेट के विकारों में आती है और व्यक्ति को बार बार ऐसा लगता है कि लेटरिन जाना है लेकिन लेटरिन आती नहीं है। ऐंठन, असहज, कभी ऐसा लगेगा कि बस बड़ा भारीपन है, कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है, खा ले तो बड़ा अनिजरस रहती है। यानी जिसका ध्यान अधिकांश समय पर पेट पर लगा रहता है और फ्रेश होने के जाता है और फ्रेश होता नहीं है, ऐसी एक ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसको कहते हैं। तो आज बात करेंगे इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इसके उपचार क्या है, इसकी सावधानियां क्या हैं और इसकी भ्रांतियां क्या है। इन सभी विषयों पर आपके साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आईबीएस के लक्षण क्या आते हैं। तो लक्षण में जैसा इसका नाम है इरिटेशन, यानी पेट के अंदर हर समय मरोड़ जैसी रहना, ऐठन जैसी रहना, लेकिन शौच ठीक से आना नहीं। कभी कॉन्स्टिपेशन तो कभी लूज मोशन, कभी लगा रहेगा पेट में भारीपन। तो ये नॉर्मल फीचर्स में बन जाता है। वायु के कारण से पेट भारी हो जाता है, ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती है और बड़ा असहज क्रिएट करती है। लोअर बैक में या बैक में हैवीनेस, पेन ऐसा भी रहता है। बॉडी में असहज, हमेशा ऐसा फीलिंग महसूस करते हैं और जब ज्यादा बिगड़ जाती है तो दर्द के साथ साथ बुखार की स्थिति भी बन जाती है। अब इस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के होने के कारण क्या है, आखिर किन कारणों से ये आती है? तो उनमें से सबसे बड़ा कारण है वो है तनाव, चिंता। तनाव और चिंता ये हमारे कॉन्स्टिपेशन का एक बहुत बड़ा कारण बनता है और यही इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम का कारण भी बन जाता है। दूसरा है हमारी लाइफस्टाइल, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज है, इसीलिए एक बड़ा कारण लाइफस्टाइल डिजीज भी है। इसका संबंध हमारी इंटेस्टाइन के साथ है, बड़ी आंत के साथ है। बड़ी आंत में अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाएंगे और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम दीर्घकाल तक रहता है, यानी इसको हम क्रॉनिक डिजीज के रूप में मानते हैं। ये तुरंत वाली प्रॉब्लम नहीं है, एक लंबी बीमारी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से जानी जाती है। तो इसमें जो हमारी इंटेस्टाइन है, इनके अंदर सूजन भी हो सकती है। तो दो कारण है, एक अपना लोकल कारण हो गया, दूसरा किसी बीमारी के कारण भी आ सकता है। जैसे कोलाइटिस, कोलन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, आंतों की इन्फ्लामेशन हो जाना, और क्रोन डिजीज के कारण भी ये आता है। जिन लोगों को तो आंतों का जो ज्वर है, टाइफाइड जिसको बोलते हैं, अगर टाइफाइड हो गया है तो भी इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम की संभावना अधिक बनती है। तो रोग विशेष के कारण भी आ गया और हमारी लाइफस्टाइल के कारण भी आ गया और मानसिक तनाव के कारण भी आ गया। दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण से भी ये इरिटेटिव यानी आईबीएस ये उसके कारण भी आता है। तो मेजर कारणों के अंदर तनाव है और हमारी लाइफस्टाइल है। अब ये जो बीमारी है इसका समाधान क्या है, मैं यहां पर एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि ये महिलाओं में सबसे अधिक पाई जाती है, पुरुषों में भी पाई जाती है लेकिन महिलाओं में अधिक, 50% रेशो महिलाओं का ही है, यानी आधे से भी ज्यादा अनुपात। लेकिन आज यूथ में भी बहुत बड़ी तादाद में मिल रहा है। मेरे पास ऐसे कितने सारे विद्यार्थी आते हैं जो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं और उन पर इतना ज्यादा प्रेशर होता है, उनके खाने पीने का तरीका ठीक नहीं हो रहा होता है, तनाव ज्यादा होती है, इसीलिए उनको आईबीएस हो जाता है। और ये एक दिन, दो दिन, 4 दिन में नहीं होता, एक लंबे समय की प्रॉब्लम के बाद, लंबे समय की कंटिन्यूशन के बाद ये तकलीफ आती है। एक्सरसाइज न करने की आदत भी आईबीएस का कारण बनती है। तो खाना पीना, तनाव, रोग और हमारी लाइफस्टाइल ये हमारे को ये आईबीएस के कारणों में बनती है। अब क्या सावधानी रखें अगर आईबीएस आ गया है तो, और आईबीएस न आए तो जो मैंने आपको बताया कारण, उन्हीं को पहले सावधानी बरत लें। जैसे खाना पीना सबसे पहले ठीक करें, समय पर खाने की आदत डालें, खाने की चीजों को खाएं, न खाने की चीजों को न खाएं। जैसे मैदे वाली चीजें यदि खाएंगे तो आंतों में चिपक जाएगी। टाइफाइड अगर हुआ है तो टाइफाइड का पूरा इलाज होना चाहिए,
नहीं तो इंटेस्टाइन के अंदर छाले पड़ना शुरू हो जाते हैं, जो वहाँ के म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं, जो आईबीएस का कारण बनती है, जो हमारा नॉर्मल पेरिसिस्टिक मूवमेंट है उसको डिस्टर्ब करता है। ये तो पूरा उसका इलाज। इसी प्रकार से ऐसी चीजें जिनके अंदर फाइबर की मात्रा पर्याप्त होती है ऐसी खाना चाहिए, जिसमें फाइबर की मात्रा कम होती है वो नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज तो क्लियर होगा नहीं। ये सब गोल उसके लिए बहुत अच्छा है। रेशेदार अधिकांश चीजें हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। फल, वो सारे फल जो पाचन को अच्छा रखते हैं, जैसे पपीता है बहुत अच्छा है, सेब है बहुत अच्छा है, इसको ले सकते हैं। केला भी इसमें खराब नहीं है, उसको भी ले सकते हैं। तो ये हमारे को फल और सब्जियां पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए। प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी कम करनी चाहिए, खासकर दाल, दूध के प्रोडक्ट, इनको कम करना चाहिए, अदरवाइज तो इन्फ्लामेशन बढ़ाएंगे। बादी वाली चीजों को भी कम करना चाहिए, जिसमें कड़ी है, राजमा है, उड़द की दाल है, अरबी है, भिंडी है, फूल गोभी, मटर, ये इनको कॉन्स्टिपेशन का कारण भी बन जाते हैं। खट्टी, मसालेदार और ज्यादा तली हुई चीजों को अवॉइड करना चाहिए, इनको नहीं खाना चाहिए। और हमारे रूटीन में हमारी लेथार्जिक लाइफ ये नहीं रहनी चाहिए। अगर लेथार्जिक लाइफ होगी तो भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हमको हो जाएगा। तो ये हमारे को बचने के छोटे छोटे तरीके हैं। खाना खाने के बाद तुरंत सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए 1-1.5 घंटे तक। खाना खाने के 1-1.5 घंटे तक नहाना नहीं चाहिए। खाना खाने के 1-1.5 घंटे तक अधिक हैवी एक्सरसाइज भी नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो भी हमारे को इस प्रॉब्लम का शिकार बनना पड़ेगा। अभी मिथ्स क्या है, यानी भ्रांतियां क्या है अगर आईबीएस हो गया है तो? सबसे पहले तो भ्रांति यही है कि आईबीएस हो गया है, ये ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। तो ये ठीक होने वाली बीमारी है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हमारे पास तो अनेक लोग ठीक होकर जाते हैं, इसीलिए ठीक होगी। नंबर 2, कई सारी बीमारियों का कारण बनती है। हर एक आईबीएस वाला व्यक्ति कैंसर बनेगा ही ये आवश्यक नहीं है। इसीलिए व्यक्ति व्यक्ति की प्रकृति पर बड़ा निर्भर करता है, उसके कारणों पर भी बड़ा निर्भर करता है। तो कैंसर हो जाएगा ये बहुत आवश्यक नहीं है। हाँ, लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने हल्के में लिया, इसका समाधान हमने नहीं निकाला, तो पक्का आईबीएस बड़ी बीमारियों का कारण बनता है। तो हम इस भ्रांति से बचें और साथ ही साथ प्रॉपर उपचार करें, ठीक तरीके से इसका उपचार करें। अब बात आती है निदान की, डायग्नोज की। तो कैसे डायग्नोज करें आईबीएस है कि नहीं है? तो आईबीएस क्योंकि बहुत क्रॉनिक डिजीज है, इसीलिए कोलोनोस्कोपी करके हम इंटेस्टाइन की स्थिति को जान सकते हैं। मान लो क्रोन्स डिजीज है या टाइफाइड अगर आ गया है, उसके कारण से आ गई है, तो कारण क्या है उसको जानने के लिए कुछ टेस्ट हैं जिनमें से कोलोनोस्कोपी हो सकती है। बहुत ही विकट स्थिति में हमारे जो एक डिफरेंट प्रकार का कलर अल्ट्रासाउंड भी इसका कारण हो सकता है, जिससे पता चले कि इंटेस्टाइन में कहीं कैंसर तो नहीं है। कुछ स्कैन्स ऐसे हो सकते हैं जिनसे हम डायग्नोज करें अपनी लार्ज इंटेस्टाइन का अभी इस समय पर स्थिति कैसी है, क्योंकि आईबीएस डायरेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए लार्ज इंटेस्टाइन की स्थिति क्या है इसको जानना चाहिए। एक अनेक प्रकार के टेस्ट हैं और इसी प्रकार से अंत में आता है ट्रीटमेंट यानी उपचार। तो जैसे मैंने कहा कि इसका उपचार बिल्कुल है, पक्का है और बहुत अच्छा है। तो न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट को बताने से पहले कुछ और महत्वपूर्ण इसके मैं आपको तरीके बताऊंगा, जिनमें से आप आईबीएस से बच सकते हैं और आगे तो निकल सकते हैं। उनमें से एक है कुछ मेडिटेशनल रिलैक्सेशन टेक्निक। आरोग्य पीठ की जो अंतर्मुखी क्रिया है वो आईबीएस के लिए बहुत अच्छी है। उसकी 5 क्रियाएं, अंतर्मुखी क्रिया के अंतर्गत आने वाली, बॉडी बैलेंसिंग के अंतर्गत आने वाली 5 क्रियाएं आईबीएस को ठीक करने का एक बहुत बड़ा कारण है। शिथिलीकरण, शरीर को शिथिल छोड़ना चाहिए, पूरा विश्राम देना चाहिए, नींद पर्याप्त लेनी चाहिए। इसके लिए तो विश्राम देने की कुछ टेक्निक्स हैं, शिथिल करने की कुछ टेक्निक्स हैं, मेडिटेशनल टेक्निक्स हैं, ध्यान के अंदर बैठना, और इसी प्रकार से कुछ प्राकृतिक चिकित्सा की कुछ टेक्निक्स भी हैं, हिब्बात भी है, कटी स्नान भी है, अनीमिया भी है, अनीमा भी है। ऐसे कुछ और प्रयोग करके भी इसमें लाभ लिया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ
बहुत अच्छा बिना दवा और बिना साइड इफेक्ट के उपचार है वो न्यूरोथेरेपी उपचार है, जिसको मैं आपको बताऊंगा। तो आइए अब जानते हैं आईबीएस का न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट। पॉइंट का नाम है LUCW। LUCW कैसे देते हैं आपको दिखाता हूं। रोगी के सामने खड़े होना है, दोनों पैर खोलिए और बाएं हाथ से गर्दन को सपोर्ट में लेकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को बनाकर नेक का ये पूरा पार्ट यहां से क्लॉकवाइज करते हुए जाना है पूरा शोल्डर तक, और यहां से भी आगे बढ़ते जाना है। जैसे जैसे ये जो खोपड़ी है वहां से शुरू करना है, जैसे जैसे हम क्लॉकवाइज कंप्लीट करते जाएंगे आगे की तरफ घूमते जाएंगे। ये भी यहां से धीरे 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 पूरा जहां हमारे शोल्डर ब्लेड होते हैं वहां तक जाना। जब हम स्पाइन के मध्य में आते हैं तब तक लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, स्पाइन के मध्य से हमारी डायरेक्शन अब राइट साइड में चेंज हो जाएगी। ये भी धीरे धीरे, कोई भी स्थान छूटना नहीं चाहिए, कोई भी स्थान छूटना नहीं चाहिए। आगे का हमारा हाथ भी बदलता जाएगा, दिशाएं उसका स्थान भी बदलता जाएगा, और हम धीरे धीरे, और ये हमने पूरा यहां कान के पास से पूरा 1-1 मिलीमीटर पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से पूरा आगे गए। ठीक इसी प्रकार से फिर से रिपीट करना है, वापसी डायरेक्शन में आना है, वापस आना है, वही काम को करते हुए, कोई भी स्थान बचे नहीं, गर्दन से लेकर शोल्डर ब्लेड के एंड तक। अब राइट साइड की डायरेक्शन में पूरा इस तरह से, और शोल्डर पर लेकर पूरा ये हमने इस तरह से हमने LUCW पॉइंट कंप्लीट किया। ध्यान यही रखना है कि कोई भी एरिया खाली रहे नहीं, जहां खोपड़ी की शुरुआत है वहां से शुरू होना चाहिए, और पूरे शोल्डर ब्लेड जहां हमारे खत्म होते हैं वहां तक हमारा जाना चाहिए। नाखून नहीं होने चाहिए, प्रेशर पर्याप्त चाहिए लेकिन घायल करने वाला प्रेशर नहीं चाहिए। LUCW। पॉइंट का नाम FP1। FP1 ऑल टोज को देने का तरीका। अब FP1 कैसे देना, ध्यान रखिए। 1 by 1 उंगलियों पर हमको देना है, ये वाला, ये वाला, और लास्ट में इस तरह 10 उंगलियों पर देना है। और उंगलियों के नाम है, ये है N1, N2, दोनों N3, ये दोनों N3, ये है N4, ये है N5। N4 का मतलब थर्ड टो, N4 का मतलब हो गया नहीं, N4 का मतलब है थर्ड टो, और N5 का मतलब है राइट पैर की थर्ड टो, N6 का मतलब लेफ्ट पैर की फोर्थ टो, N7 का मतलब है राइट पैर की फोर्थ टो, और ये है लेफ्ट की OV1 लास्ट टो, और राइट की OV2। इस तरह से इन टोज के नाम है। अभी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और ट्रीटमेंट पॉइंट का नाम है FP1। कैसे देते हैं देखिए। इस वाले हाथ से इस पैर को अपने इन दो, यानी अंगूठे और उंगली का ही काम है, इसमें और कोई काम नहीं है। सबसे पहले अंगूठे को जड़ में, जैसे हम नट कसते हैं उस तरह से पकड़ना और ट्विस्ट करना। 1 2 3 4, 1 = 1 होता है, लेकिन इसको चारों दिशाओं में करना है। इधर भी किया और ऊपर
ऊपर नीचे भी इस तरह से 1 2 3 4, जैसे नीचे यहां किया ठीक उसी प्रकार इस जॉइंट से ऊपर, और लेकिन ये नाखून के जॉइंट से नीचे 1 2 3 4, और इसी तरह ऊपर नीचे 1 2 3 4। यही काम इस पैर पर किया, अंदर भी 1 2 3 4, ऊपर नीचे 1 2 3 4। इसके बाद फिर नेल के जॉइंट से नीचे कभी कभी यहां पास हो जाता है 1 2 3 4 1 2 3 4। ये 4 की जगह 20 बार भी हो सकता है हर एक, लेकिन मैं भी 1:1 है इसलिए 4 बार दिखा रहा हूं, 4 टाइम दिखा रहा हूं। अब ये तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। जिनका पेट ठीक नहीं होता उनको इसमें दर्द होता है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अभी इधर वाली थर्ड तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यही इधर भी अंदर उंगली लेकर 1 2 3 4 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4, और ये देखिए उंगली मैंने ऐसे की, ऐसे 1 2 3 4। इसी प्रकार फोर्थ टो यहां स्पीड देखे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ऐसे मैंने स्पीड में भी दिया 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ऐसे लास्ट में भी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। 1 by 1 करके ये हमने पॉइंट कंप्लीट किया। इसका नाम है FP1। पॉइंट का नाम है FP2। कैसे देते हैं देखिए, दोनों पैरों की पोजीशन यही रहेगी, और अब हमारा हाथ ऐसे इन साइड में हमारे दोनों हाथ जाएंगे, लेफ्ट के साथ लेफ्ट, राइट इनका जो रोगी का लेफ्ट है वो हमारे राइट हैंड में, और जो उनका राइट है वो हमारे लेफ्ट हैंड में। कैसे जाएगा देखना, ध्यान करना। अभी हमने इन उंगलियों को नीचे ऐसे बारी बारी से दबाना है, ऐसे हमारा हाथ रहेगा। जब हम इसको देंगे तो हमारी ये उंगली इधर रहेगी, ये उंगली इधर रहेगी, 3 उंगलियां नीचे, और ये जो पार्ट है हमारा ये बिल्कुल सटा हुआ रहेगा। कैसे देना है देखिए, ये यहां अंगूठा रखा, अंगूठे के तीनों जॉइंट, हर उंगली के जॉइंट पर 1 2 और 3 जॉइंट को प्रेशर देते हुए आगे बढ़ना है। 1 2, आगे मोड़ते ले जाना है 3 1 2 3 1 2 3। ऐसे हमने किया। फिर इस पर आगे सपोर्ट देना है, रोकना नहीं है। 1 2 3, ये बिल्कुल सटना चाहिए और ऊपर न जाकर नीचे दबाव जाना चाहिए। यानी स्पेशली देखिए नीचे दबाव ऐसे जाएगा। तो कैसे किया, 1 2 and 3, घुटना मोड़ेगा नहीं, 1 2 and 3। ऐसे ही अगले टो को भी लेना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 and 3। इस प्रकार ये भी पैर 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यहां बिल्कुल गैप नहीं है। हाथ रखने का तरीका यही है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसी प्रकार ये भी 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस प्रकार ये भी 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और इस तरह से लास्ट टो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यहां ध्यान करने की एक बात है कि हमने जब इस उंगली को ऐसे नीचे किया तब ये उंगली मुड़नी नहीं
इस उंगली पर जाए चाहे किसी पर जाए, पंजा यहां से ऊपर नहीं मुड़े, नीचे ही आना चाहिए। इस प्रकार से ये हमारा पॉइंट है। हाँ, इसको मोड़ने में दर्द होता है, इसीलिए सपोर्ट के लिए इस उंगली को उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने इस उंगली को दबाया तो रोकना नहीं है, केवल उंगली की ग्रिप दी, बस ऐसे इस तरह से दे सकते हैं। बाकी दर्द होता है, शुरुआत में थोड़ा होता है, सावधानी से करें। ये था FP2। अब मैं आपको बताऊंगा पॉइंट्स। वो पॉइंट्स के लिए रोगी की स्थिति कैसी होनी चाहिए, पिलो की सेटिंग कैसी होनी चाहिए, हमारे प्रेशर का पॉइंट कौन सा होना चाहिए, कहां हमको प्रेशर देना है, कितने पॉइंट में प्रेशर देना है, प्रेशर का डायरेक्शन किधर हो, हमारे खड़े होने का स्थान किधर हो, जो हमारे सपोर्ट के लिए स्टैंड या कुर्सियां है उनकी जगह कौन सी हो, और हमारे अल्टीमेटली फोकस कहां रहे और वो कितने पॉइंट्स में दिया जाना है। तो ऐसी डिटेल्स हर पॉइंट की मैं आपको बताऊंगा। यहां से आप बारीकी से ध्यान करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं जो सीधे लिखने वाले पॉइंट्स हैं उनके बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे पॉइंट नंबर LU2। रोगी को उल्टा लेटाना, नीचे 1.5 पिलो सेट करना, पहले 1 पिलो लगाना, उसके बाद ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाना, दोनों हाथों को इस पोजीशन में लेटाना और चिन आगे वाले आधे पिलो पर रहनी चाहिए, जिससे कि चेस्ट का उभार और ये स्पाइन की शेप इस प्रकार की बन जाए। इसके बाद में जो हमारा राइट शोल्डर है, राइट शोल्डर पर और लेफ्ट शोल्डर पर सबसे पहले ट्रीटमेंट को लेफ्ट शोल्डर पर अप्लाई करना, क्योंकि लेफ्ट से ही न्यूरोथेरेपी शुरू करते हैं। तो कैसे देना, शोल्डर पर हल्का सा कपड़े को नीचे पकड़ते हुए शोल्डर पर आगे की तरफ ऐसे रबिंग करनी है, और यह 3:1 है। 3 बार रब करेंगे तो 1 गिना जाएगा, 3 बार रब करेंगे तो 1 गिना जाएगा। तो देखिए कैसे 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ इस तरह से ट्रीटमेंट देना है। अभी कैसे देना है, अब अगर मुझे यह 6 टाइम देना है तो कैसे देंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको 8 बार अगर अप्लाई करें तो कैसे होगा, ध्यान रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12। इस तरह से LU2 हमने ये ट्रीटमेंट कंप्लीट किया। पॉइंट है LU3। कैसे देते हैं, देखिए रोगी को उल्टा लेटाना, उल्टा लेटाने के बाद 1.5 पिलो सेट करना, यानी पहले 1 पिलो लगाना, दूसरा उसके ऊपर आधा ओवरलैप करते हुए लगाना और चिन आगे छोटे वाले आगे वाले आधे पर चिन लेटाना लगाना और इस प्रकार रोगी को लेटाना। दोनों हाथों की पोजीशन ऐसी, और हम पास में देने वाला बिल्कुल पास में बैठ जाए। किसी भी मुद्रा में बैठ सकता है, आवश्यक नहीं इसी मुद्रा में बैठे। ट्रीटमेंट देने का स्थान है जो हमारा सर्वाइकल का एरिया है, तो T1 से लेकर शोल्डर ब्लेड पर नीचे, शोल्डर्स पर नीचे स्लिप करना है हमको। अब कैसे होगा, यह 1:1 के रेशो में होगा, 1:1, और यह दोनों हाथों से होगा। देखिए कैसे, यहां ऐसे हाथ किया 1 2 एंड 3, ये मैंने 3 बार दिया। अगर 1 बार देना है तो 1, केवल इस प्रकार से देना है तो 1 बार होगा। अब मैं 4 बार LU3 अप्लाई करता हूं, देखिए कैसे 1 2 3 एंड 4, यानी मैंने इधर से नीचे उतारा और इधर से दोनों हाथों को ऐसे नीचे उतारा। इस प्रकार
नेक पर झटका न लगे और उंगली से दोनों हाथों से करना है, इसलिए समान प्रेशर जाए, इतना हमको ध्यान रखना है। तो ये था पॉइंट LU3। पॉइंट नंबर SPN1। SPN1 कैसे होता है देखिए, सबसे पहले रोगी को उल्टा लेटाना, उल्टा लेटाकर रोगी के चेस्ट पर 1.5 पिलो सेट करना। कैसे सेट करना है ये आपको ध्यान में आएगा। पहले नीचे वाला पिलो लगाया और उसके आधे के ऊपर दूसरा पिलो लगा दिया। जो ये नीचे वाला आधा है इस पर चिन को रखना, आधा यहां चिन को रखना और इस तरह से रोगी को लेटाना, उसके हाथ इस कंडीशन में लाना। लेकिन क्योंकि SPN1 देना है, ये नीचे की चाहिए, इसीलिए कहना रोगी को ये जरा पकड़ो और यहां से ऐसे पकड़ना, नीचे इस एरिया तक लेकर आना। अभी राइट हैंड के अंगूठे से गर्दन पर जहां सर्वाइकल खत्म होता है, डॉर्सल एरिया शुरू होता है, वहां मोटी हड्डी से लेकर और लंबर तक, यहां जहां ऊंचा है यहां तक ऊपर से लाना और नीचे से वापस लेके जाना। फिर यही काम फिर से लेके जाना। इस तरह से बार बार लेकर जाना, जितनी बार कहा जाए उतनी बार लेकर जाना। इसको SPN1 बोलते हैं। और ये SPN1 का मतलब एक बार अगर किया तो यहां से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये SPN1 एक बार हो गया। ध्यान ये रखना है कोई सलवट ना आए और अंगूठा इस प्रकार से नीचे, ऊपर से नीचे जाए और नीचे से ऊपर यही खत्म होना चाहिए। यह SPN1 ट्रीटमेंट है। अगर इसको मुझे 20 टाइम देना है या 10 टाइम देना है तो कैसे देना है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये मैंने दिया SPN1 20 टाइम, यानी 20 SPN1। SPN2 कैसे देते हैं देखिए, रोगी को उल्टा लेटाकर 1.5 पिलो सेट करना, यानी पहले एक पिलो, उसके आधे पर दूसरा पिलो और चिन जो आधा है अगले वाला उस पर रहनी चाहिए। शर्ट को, अगर शर्ट थोड़ी लूज है तो रोगी से यहां शर्ट पकड़वाना और यहां थोड़ा टाइट करना जिससे सलवट ना हो। और जो ये स्पाइन है, स्पाइन के दोनों तरफ अपनी 2 उंगलियों से, यानी ये स्पाइन है तो उसके दोनों तरफ ऐसे, वहां से ऊपर से नीचे लेकर आना और नीचे से ऊपर लेकर जाना। ये होगा SPN2 का 1 पॉइंट। कैसे देखिए, लंबर पर मैंने हाथ रखा, जहां उभार है, जहां हमारा सैक्रल शुरू हो जाता है, सैक्रल पर मैंने यहां हाथ रखा, अब ऊपर से नीचे आया और नीचे से वापस उसी जगह पर गया। ये हो गया SPN2 का एक बार देना। अब अगर इसी को 20 बार देना है तो कैसे देंगे, यहां पकड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये मैंने दिया 20 टाइम SPN2, यानी 20 SPN2। पॉइंट का नाम है SPN3। कैसे करते हैं देखते हैं। रोगी को इसी प्रकार उल्टा लिटाया और लिटाने के बाद चेस्ट के नीचे 1.5 पिलो सेट करना। पहले एक पिलो लगाना, उसके बाद उसके ऊपर हाफ को ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाना और जो अगले वाला हाफ है जो नीचे की तरफ है उस पर चिन रखना
शोल्डर इसीलिए जिससे कि रोगी रिलैक्स रूप से लेट सके। इसके बाद कपड़े को इस तरह पकड़ पा लेना। क्यों पकड़वाना? टाइट पकड़ना है, जिससे कि जब हम यहाँ खींचे तो कपड़ा नीचे निकल कर नहीं आना चाहिए। ये ट्रीटमेंट देने के लिए, ये पॉइंट देने के लिए सैक्रल पर अंगूठे से या हाथ से हम यहाँ कपड़े को रोक के रखें, और जो हमारी ये स्पाइन है, स्पाइन, इसको ऊपर से नीचे लाना और ऐसे घुमाकर नीचे से ऊपर लेके जाना, यानी स्पाइन के राइट साइड से ऊपर से नीचे लाना, यहां करके रीढ़ के लेफ्ट साइड से ऊपर लेके जाना, जिस तरह से CSF फ्लो करता है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। और 1:1 होता है, SPN3 1:1। कैसे? यहां से ऊपर से नीचे आए और नीचे से ऊपर गए, यह हो गया SPN3 1। केवल एक बार। अभी अगर इसको 20 टाइम देना है तो कैसे देना होगा? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। यह हो गया SPN3 20 टाइम। ध्यान करना, जब इसको हम देते हैं तो हमारे स्पाइन के साथ में ही निकलना चाहिए, इधर भी साथ से ही गुजरना चाहिए, दूर से नहीं गुजरना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब हम देते हैं तो अंगूठा ही आता है तो ये बाकी हाथ हमारा इधर रगड़ता हुआ नहीं जाना चाहिए, केवल अंगूठे का मतलब अंगूठा ही इधर से उधर जाना चाहिए। नंबर 3, इसमें कोई जर्क नहीं होता। नंबर 4, इसमें कोई सलवट नहीं होनी चाहिए। और नंबर 5, फीमेल के जब ये जो ब्रेजियर का पार्ट है, यहां कभी कभी इससे रुकावट आती है, इसीलिए कपड़ा टाइट अगर है, कपड़ा अगर टाइट है और हमने खींच के रखा तब फिर रुकावट नहीं आएगी, अदरवाइज तो ऐसे उलझेगी और उससे नाखून से इंजरी हो सकती है। तो नाखून नहीं होना चाहिए इसमें, ट्रीटमेंट के अंदर बहुत जरूरी है। कोई बहुत प्रेशर नहीं देना चाहिए, झटका नहीं मारना चाहिए, किसी प्रकार की कोई चोट न लगे, इसका ध्यान रखना है। तो ये था पॉइंट SPN3। पॉइंट नंबर LU2, रोगी को उल्टा लेटाना, नीचे 1.5 पिलो सेट करना, पहले 1 पिलो लगाना, उसके बाद ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाना, दोनों हाथों को इस पोजीशन में लेटाना और चिन आगे वाले आधे पिलो पर रहनी चाहिए, जिससे कि चेस्ट का उभार और ये स्पाइन की शेप इस प्रकार की बन जाए। इसके बाद में जो हमारा राइट शोल्डर है, राइट शोल्डर पर और लेफ्ट शोल्डर पर, सबसे पहले ट्रीटमेंट को लेफ्ट शोल्डर पर अप्लाई करना, क्योंकि लेफ्ट से ही न्यूरोथेरेपी शुरू करते हैं। तो कैसे देना? शोल्डर पर हल्का सा कपड़े को नीचे पकड़ते हुए शोल्डर पर आगे की तरफ ऐसे रबिंग करनी है, और यह 3:1 है। 3 बार रब करेंगे तो 1 गिना जाएगा, 3 बार रब करेंगे तो 1 गिना जाएगा। तो देखिए कैसे, 1 2 3 1 2 3, दोनों तरफ इस तरह से ट्रीटमेंट देना है। अभी कैसे देना है? अब अगर मुझे यह 6 टाइम देना है तो कैसे देंगे? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको 8 बार अगर अप्लाई करें तो कैसे होगा? ध्यान रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 12 12 12। इस तरह से LU2 हमने ये ट्रीटमेंट कंप्लीट किया। पॉइंट है LU3।
उसके ऊपर आधा ओवरलैप करते हुए लगाना और चिन आगे छोटे वाले आगे वाले आधे पर चिन लेटाना लगाना और इस प्रकार रोगी को लेटाना। दोनों हाथों की पोजीशन ऐसी और हम पास में देने वाला बिल्कुल पास में बैठ जाए। किसी भी मुद्रा में बैठ सकता है, आवश्यक नहीं इसी मुद्रा में बैठे। ट्रीटमेंट देने का स्थान है जो हमारा सर्वाइकल का एरिया है, तो T1 से लेकर शोल्डर ब्लेड पर नीचे, शोल्डर्स पर नीचे स्लिप करना है हमको। अब कैसे होगा? यह 1:1 के रेशो में होगा, 1:1 और ये दोनों हाथों से होगा। देखिए कैसे, यहां ऐसे हाथ किया 1 2 एंड 3, ये मैंने 3 बार दिया। अगर एक बार देना है तो 1, केवल इस प्रकार से देना है तो एक बार होगा। अब मैं 4 बार LU3 अप्लाई करता हूं, देखिए कैसे 1 2 3 एंड 4, यानी मैंने इधर से नीचे उतारा और इधर से दोनों हाथों को ऐसे नीचे उतारा। इस प्रकार नेक पर झटका ना लगे और उंगली से दोनों हाथों से करना है, इसीलिए समान प्रेशर जाए, इतना हमको ध्यान रखना है। तो ये था पॉइंट LU3। पॉइंट LU1 यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है? लेफ्ट साइड से शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है। तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे, सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने इस कपड़े को हल्का यहां पकड़ा, सलबटने आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए, ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ LU1। पॉइंट LU4। LU4 कैसे देते हैं मैं आपको बताता हूं। पहले रोगी को सीधे लेटाना, एक एक हाथ पर ये LU4 देते हैं। कैसे देने हैं देखिए, उसके बाजू के नीचे ये पूरा सीधा तकिया लगाना, ये बाजू ना ऊपर होना चाहिए ना ही नीचे होना चाहिए, शरीर के समान अंतर होना चाहिए। इसके नीचे तकिया इसलिए लगाते हैं जिससे कि प्रेशर हमारा जाते समय दर्द ना हो। अगर हम सॉक्स पहने हैं तो पाउडर की आवश्यकता नहीं पहने हैं तो हाथ पर यहां पाउडर का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमको रबिंग करनी है। तो कैसे देना है आप देखिए, एक बाजू पर 6 टाइम प्रेशर देना है और यही काम दूसरी बाजू पर भी करना है। देखिए कैसे करना है। खड़े होना है ऐसे, राइट फुट लिया इधर, 1 2 3 4 5 6 और फिर हाथ को अकेले 5 6। जो काम बाएं हाथ में किया है, लेफ्ट साइड किया है, वही सेम राइट में उतनी ही बार करना है। तरीका, राइट पैर से खड़े हुए लेफ्ट से की साइड, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह हाथ में 5 6। ये हो गया LU4। इसमें ध्यान रखने की बात यह है, अगर पैर में सॉक्स नहीं है तो टेलीकॉम पाउडर का उपयोग करना चाहिए, और कोई शर्ट वगैरह पहने हैं या कोई फुल आस्तीन का कोई भी ड्रेस है तो उस समय पाउडर का उपयोग की जरूरत नहीं है। केवल सर्कुलेशन हमारा पैर के प्रेशर से हाथों की तरफ जाना चाहिए, इतना हमारा मेन फोकस है। लेकिन बिना किसी बीच में घर्षण के कोई चीज हमारा नहीं है ऐसा जो स्किन को रगड़ने से बचाए, तो
रैशेस भी आ सकते हैं, स्किन पे निशान पड़ सकते हैं, इसीलिए देते समय इस बात की सावधानी जरूर रखें। ये पॉइंट था LU4। पॉइंट नंबर N3 में तकिया दोनों जंघाओं के नीचे एक पिलो लगाना और सेट करना। थोड़ा सा पैरों में अंतर होने के बाद स्टैंड्स हमारे हिप्स के, रोगी के हिप्स के पास में दोनों स्टैंड्स या कुर्सी बीच में खड़े होकर या साइड में खड़े होकर पहले एक पैर कहां पर प्रेशर डालना है ध्यान करिए। तो N3 है जो हमारा ये जॉइंट है, यहां से ये जॉइंट है थाई जॉइंट, यहां पर हमारा पैर, इधर वाला पैर इधर आएगा और इधर वाला पैर इधर जाएगा। ये जगह हमारे दोनों पैरों की होगी, मतलब हमारे पैर का एक हिस्सा इधर स्पर्श करेगा और बाकी पैर थाइस पर रहेगा। कैसे है अब आप देखिए, यहां देखिए दोनों पंजे साइड में खुले रहेंगे। अगर पंजे अंदर है तो दर्द का कारण होंगे। पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर की दिशा में। हमने अपने को एक पैर रखा, अभी अपना संतुलन अपने ऊपर बनाया, दूसरा पैर रोगी के दूसरी जांघ पर रखा। हमारी एरिया मिली हुई होनी चाहिए, पंजे बाहर की तरफ, जो पेल्विक बोन है उसको स्पर्श करते हुए अभी हमारा वजन नहीं डाला। यहां प्रेशर हल्का इनसाइड जाएगा, बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, थोड़ा सा ये इनसाइड ऐसे, यानी एक हमारा प्रेशर ऐसे हमने डाला। और प्रेशर से रिलीज करने का तरीका क्या होगा, हल्का सा घुटने मोड़ने और वजन अपने स्टैंड्स पर और हल्का ऐसा। यहां पैर उठा भी सकते हैं लेकिन शरीर से छोड़ने नहीं है। ये क्रम है हमारा। अब मैं शुरू करता हूं। ये 1 2 3 4 5 6 एक हो गया, तुरंत बाद 1 2 3 4 5 6, फिर यहीं से 1, ये तीसरी बार कर रहा हूं 4 5 6, और यही काम मैंने किया यहां 1 2 3 4 5 6, और यही मैंने किया यहां छठी बार 1 2 3 4 5 6, यही 7वीं बार। और सीधा होना चाहिए, एकदम सीधे, इस प्रकार से रहना बहुत जरूरी है। और फिर 8वीं बार प्रेशर डाला 1 2 3 4 5 6, और तुरंत वजन अपना लिया और धीरे से पैर साइड किया और उतर गए। ये था पॉइंट N3। N4 तो हमने पिलो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर, और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4 पॉइंट। N4 ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6, तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। पॉइंट N6। N6 में खड़े होने की स्थिति, एड़ी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है,
एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही है जो हम अब तक ले रहे हैं, बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एड़ी पर लें, पहले अपना वजन एड़ी पर और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ, अपने स्टैंड पर अपना लगाएं वजन, संतुलन बनाएं, एड़ी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अब ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा, एडी और पंजा नहीं होंगे, पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं। N6, पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6, यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एड़ी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। पॉइंट LU1 यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है? लेफ्ट साइड से शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है। तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे, सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने इस कपड़े को हल्का यहां पकड़ा, सलबटने आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है, किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए, ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ LU1। पॉइंट RK1, राइट किडनी 1। कैसे देना है? तो ये बाजू के नीचे तकिया लगाया, हल्का सा यानी 90 डिग्री पर बाजू आए, एक तकिया दोनों जंघाओं के बीच में लगाया, यहां दोनों टांगों के पास, और टांग बिल्कुल बाहर खुली हुई। खड़े होने का हमारा स्थान राइट आर्म का जो जॉइंट है शोल्डर के पास, लेकिन शोल्डर जॉइंट से हटकर, ये शोल्डर जॉइंट है यहां, इससे हटकर, दूर भी नहीं तो बिल्कुल नजदीक में, रोगी के शरीर से चिपका हुआ हमारा पंजा, लेकिन बाजू पर ठीक से रखा हो। यहां ऊपर नीचे नहीं, सीधा प्रेशर डालना है, ना नीचे खींचना है ना ऊपर खींचना है, प्रेशर सीधा डालना है एड़ी पर हमारा वजन, जिससे कि हम दूसरे पैर की पोजीशन भी ले सके। तो पहले यहां रखा, जंघा पर वही 3 पॉइंट हमारे यहां आएंगे, पहला ऊपर, फिर नीचे और यहां, लेकिन बाजू का पॉइंट हमारा यही रहेगा। ऐसे 3 बार हम प्रेशर देंगे। देखिए कैसे शुरू करते हैं। राइट पैर को एड़ी पर रखते हुए वजन, पहले पॉइंट पर सीधे खड़े होना है, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हल्का यहां लूज किया और यहां से उठाकर भी पैर हमने बीच में लिया। यहां हमारा पैर मुड़ेगा नहीं, ये भी हल्का सीधा रहेगा, थोड़ा मुड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6। ये हल्का रिलीज किया ब्लड और फिर से यहां से यस अगेन 1 2 3 4 5 6। धीरे से उतरना, इस प्रकार से उतरना। ये था RK1। पॉइंट
LK1 कैसे देते देखिए। पिलो को, तकिया को हमने शोल्डर जॉइंट के पास लगाया और इस तरह से बाजू को रखा। बाजू सीधी भी कर सकते हैं लेकिन ऐसे बाजू रखनी है। दूसरा पिलो दोनों डाउन के बीच में और लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड इधर। LK1 को हम राइट हैंड में देते हैं। कैसे देते हैं, कैसे देगा प्रेशर देखिए। ये हमारे स्टैंड की पोजीशन। खड़े होने का तरीका, एड़ी जमीन पर, बायां पैर शोल्डर जॉइंट के पास, शोल्डर जॉइंट पर नहीं, शोल्डर जॉइंट के पास हल्का सा शरीर से सटा हुआ, हल्का सा शरीर से सटा हुआ, लेकिन उंगली भी नहीं आएगी, पंजे की गद्दी आएगी। एड़ी पर वजन रखते हुए, अपना संतुलन लेते हुए ऐसे। दूसरा पैर जंघा पर लेकर जाएंगे। जंघा के शुरुआत वाले पॉइंट पर यहां हमने प्रेशर इनसाइड लेके जाना है, इधर नहीं, इनसाइड लेकर जाना है। अभी दोनों प्रेशर एक साथ नहीं डाले हैं मैंने, ध्यान करेंगे। ये अब सीधे खड़े होना और गिनना, 1 2 3 4 5 6। हल्का सा एड़ी से पंजे को रिलीज किया और बीच में पॉइंट लेकर गए। यस, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। उतारने का तरीका, एड़ी पर वजन, पहले ये पैर हटाया, फिर ये वाला पैर हटाया। ये था LK1। पॉइंट LU1 यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है, लेफ्ट साइड से शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है। तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे। सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने इस कपड़े को हल्का यहां पकड़ा, सलबट नहीं आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है, किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए। ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ LU1। पॉइंट का नाम है SPN3। कैसे करते हैं देखते हैं। रोगी को इसी प्रकार उल्टा लिटाया और लिटाने के बाद चेस्ट के नीचे 1.5 पिलो सेट करना। पहले एक पिलो लगाना, उसके बाद उसके ऊपर हाफ को ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाना, और जो अगले वाला हाफ है जो नीचे की तरफ है उस पर चिन रखना, शोल्डर सीधे, जिससे कि रोगी रिलैक्स रूप से लेट सके। इसके बाद कपड़े को इस तरह पकड़ लेना। क्यों पकड़वाना, टाइट पकड़ना है, जिससे कि जब हम यहाँ खींचे तो कपड़ा नीचे निकलकर नहीं आना चाहिए। ये ट्रीटमेंट देने के लिए, ये पॉइंट देने के लिए सैकल पर अंगूठे से या हाथ से हम यहां कपड़े को रोक के रखें, और जो हमारी ये स्पाइन है, स्पाइन, इसको ऊपर से नीचे लाना और ऐसे घुमाकर नीचे से ऊपर लेके जाना। यानी स्पाइन के राइट साइड से ऊपर से नीचे लाना, यहां करके रीढ़ के लेफ्ट साइड से ऊपर लेके जाना, जिस तरह से CSF फ्लो करता है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। और 1:1 होता है SPN3, 1:1। कैसे, यहां से ऊपर से नीचे आए और नीचे से ऊपर गए, यह हो गया SPN3:1, केवल एक बार। अभी अगर इसको 20 टाइम देना है तो कैसे देना होगा देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
लेते हैं तो हमारे स्पाइन के साथ में ही निकलना चाहिए, इधर भी साथ से ही गुजरना चाहिए, दूर से नहीं गुजरना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब हम देते हैं तो अंगूठा ये आता है तो ये बाकी हाथ हमारा इधर रगड़ता हुआ नहीं जाना चाहिए, केवल अंगूठे का मतलब अंगूठा ही इधर से उधर जाना चाहिए। नंबर 3, इसमें कोई जर्क नहीं होता। नंबर 4, इसमें कोई सलवट नहीं होनी चाहिए। और नंबर 5, फीमेल के जब ये जो ब्रेजियर का पार्ट है, यहाँ कभी कभी इससे रुकावट आती है, इसीलिए कपड़ा टाइट अगर है, कपड़ा अगर टाइट है और हमने खींच के रखा तब फिर रुकावट नहीं आएगी, अदरवाइज तो ऐसे उलझेगी और उससे नाखून से इंजरी हो सकती है। तो नाखून नहीं होना चाहिए इसमें, ट्रीटमेंट के अंदर बहुत जरूरी है। कोई बहुत प्रेशर नहीं देना चाहिए, झटका नहीं मारना चाहिए, किसी प्रकार की कोई चोट न लगे, इसका ध्यान रखना है। तो ये था पॉइंट SPN3। पॉइंट का नाम है SHPUL। SHPUL कैसे देते हैं? रोगी को चेयर पर बिठाकर कमर गर्दन सीधी, शोल्डर पर अपनी दोनों तरफ उंगलियां ऐसे रखना, हथेली सहित। अभी शोल्डर्स को पुल करना है, इसीलिए कैसे करना है? तो हल्का अपने को झुकना है, सांस भरनी है, रोगी को सांस भरो छोड़ो। अभी ध्यान करने की बात यह है कि जब हमने शोल्डर्स को पुल किया तब यहां के मसल्स ऊपर खींचने चाहिए, लेकिन आगे की उंगलियां दबाव न डालें। देखिए फिर से कैसे, ये सांस भरी और छोड़ दी, फिर से देखिए सांस भरी और छोड़ दी, फिर से सांस भरी और छोड़ दी। ध्यान करने की बात है इसमें कि जब हम आगे से पकड़ते हैं तो ये उंगली ऐसे नहीं होनी चाहिए, यानी इन उंगलियों का प्रेशर ऐसे नहीं होना चाहिए, ये उंगलियां ऐसे होनी चाहिए। ग्रिप हमारी इस प्रकार से हो, ऐसे न होकर ऐसे ग्रिप होगी, तब रोगी को दर्द नहीं आएगा। ये 1:1 के रेशियो में दिया जाता है। अगर 3 SHPUL अगर लिखा है तो 3 बार इसको ऐसे देना है। ये था पॉइंट SHPUL। पॉइंट का नाम है CNS1। कैसे है? रोगी को कुर्सी पर बैठाना, कमर गर्दन सीधी, और ये ट्रीटमेंट का पॉइंट है गर्दन पर। कैसे देना? तो इसमें टेल्को पाउडर का उपयोग करेंगे, कान के नीचे ठीक इस एरिया पर दोनों तरफ टेल्को पाउडर का उपयोग करेंगे। ये CNS लेफ्ट और राइट दोनों तरफ दिया जाता है, इसलिए 2:1 ऐसा गिना जाता है। कैसे? तो पहले लेफ्ट में देना है, देन राइट में देना है। तो लेफ्ट में हम यहाँ खड़े हो गए, गर्दन सीधी है, एक अंगूठा एक बार यहाँ, उसके बाद दोबारा आया, ये हो गया 1, और ये 2, 3, 4। अब मैंने ये 4 दिया, ठीक इधर भी रिपीट करेंगे। तो कैसे देना है? गर्दन को पीछे ऐसे पकड़ना, राइट हैंड को गर्दन के पास आगे मुट्ठी बंद करके रखना, क्योंकि इधर आए तो अंगूठा ऊपर कान के नीचे से गर्दन तक, और उसी को दूसरे अंगूठे से भी रिपीट करना। 1, 2, 3, 4। इधर भी 4 दिया था, इधर भी 4 दिया, क्योंकि मैंने CNS1 4 टाइम दिया, 4 CNS1। अभी मैं इसको 8 भी दूं तो कैसे? आगे वाला हाथ मुट्ठी बंद, पीछे वाले को गर्दन पर ऐसे पकड़ना, गर्दन सीधी, पेयर्स में प्रेशर समान, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें हाथ हिलना नहीं चाहिए। इसी प्रकार इधर भी